हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे समाकलन विधि से गति का द्वितीय समीकरण। इस चैनल पे बच्चों आपको 11th क्लास का ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लिखे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में गतिमान है। वैसे द्वितीय समीकरण आप लोगों से बनता ही होगा भाई। मैंने एक समान त्वरित गति के लिए बताया था, फिर आपको ग्राफी विधि से भी बता दिया था, और ये समाकलन विधि से बता रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु है गति कर रहा है, जैसे यहाँ से कोई वस्तु गति करना शुरू करता है, तो प्रारंभ में बच्चों ये एक्स अक्ष है, केवल एक ही अक्ष पे गति कर रहा है। तो जब टाइम मान लीजिए यहाँ पर 0 रहा होगा, तो मान लीजिए उसका जो विस्थापन है, मतलब यहाँ पर स्थित उसकी एक्स नॉट हम कहेंगे। और जब टाइम यहाँ पर टी हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, तब टी समय पर इसका जो स्थित है वो एक्स हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर वेग भी तो हो सकता है ना, कि प्रारंभ में इसका जो वेग है हो सकता है भी नॉट स्टार्टिंग में, और टी समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, और इसी को बोलते हैं बच्चों कि यदि किसी अक्ष पे वो गति कर रहा है, तब जो वेग होता है वो कहलाता है विस्थापन बटे समय अंतराल। यानी विस्थापन में अल्प मानूं तो आपका जो वेग हो जाएगा वो भी का मान आ जाएगा, वो आगे विस्थापन बच्चों आपका एक्स तक डी एक्स हो जाएगा, और समय के साथ विस्थापन तो डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स अपान डी टी। वैसे भी वेग का होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो इससे आप एक फार्मूला जनरेट कर सकते हो। पक्षांतर करोगे बच्चों तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डी एक्स बराबर यदि मैं आपसे कह दूं तो आप कहोगे भी डी टी होता है। समीकरण 1 कर दिया। किंतु गति के प्रथम समीकरण से, यहां पर देखना, मैं गति का प्रथम समीकरण आपको बताया था और नहीं बन रहा भाई साहब, तो फिर आपकी भूल है। किंतु यहां पर मैं लिखता हूं, किंतु v बराबर कितना होता है, v बराबर होता है भी नॉट प्लस ए टी। कितना होता है, भी नॉट प्लस ए टी। इसलिए बच्चों समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो कितना आ जाता आपका dx हो जाता। v की जगह रखते बच्चों भी नॉट प्लस ए टी, ठीक है, और फिर आपका dt है तो dt कर दो। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर दूं, यहां पर देखिएगा अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा आपका dx, यहां पर बच्चों गुणा हो जाएगा, तो भी नॉट dt प्लस ए टी डी टी। ठीक है, इसको आप दे सकते हो समीकरण 2। ये कहां से आ गया, फिर से समझो कि माना कोई वस्तु है एक समान त्वरण से गतिमान है, एक्स अक्ष पे गतिमान है, तो पहले प्रारंभिक स्थिति में मान के चलता हूं एक्स नॉट है, तो अंतिम स्थिति हो गया, टी समय पश्चात उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि अभी समाकलन करेंगे, समाकलन विधि से तो समाकलन तो करेंगे ही। तो जब टाइम आपका जीरो है तो वस्तु की स्थिति एक्स नॉट लेके चलेंगे, और टी समय पश्चात वस्तु की स्थिति एक्स है। तब हम जैसे समय करेंगे तो 0 से टी समय तक, तो वस्तु की स्थिति एक्स नॉट से एक्स तक ये लेकर चलेंगे, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। फिलहाल अभी यहां तक क्लियर है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक्स अक्ष पे गतिमान है, धनात्मक दिशा में गतिमान है, टी समय पश्चात उसका स्थिति क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तब वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। मान लीजिए अल्प वेग है, अल्प दूरी विस्थापित कर रहा है, मतलब अल्प विस्थापन है, तो dx अपन dt मान लिए। ठीक है, ये पक्षांतर कर दिए तो dx का मान आ गया भी dt। अब ये गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, भी नॉट प्लस ए टी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मान के चलूंगा जो स्थिति है, जो कंडीशन है बच्चों, कि भाई जो टाइम 0 है ना, यहाँ पर देखिएगा कि माना, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना t बराबर 0 पर, यानी समय कितना है, 0 है, समय 0 पर वस्तु की स्थिति एक्स नॉट है, ठीक, तथा टी समय पश्चात, टी समय बाद वस्तु की स्थिति बदल जाएगी, एक्स है। यानी हमने कहा कि t जब 0 है, मतलब समय 0, प्रारंभ की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो आपका x नॉट है, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति x हो जाता है बच्चों। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे।
समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, चलो भाई समाकलन कर ही देते हैं। समाकलन करेंगे बच्चों, देखिएगा इधर आपका dx है तो dx रहने दो, यहाँ पर बच्चों आपका v नॉट dt है तो dt रहने दो, प्लस समाकलन at इंटू dt है। अब ध्यान ये देना है कि जैसे यहाँ पर विस्थापन है, x क्या है, विस्थापन है, तो कहाँ से, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है तो टाइम 0 से t तक चलेगा, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में बच्चों, इसलिए टाइम 0 से t तक चलेगा। समाकलन करेंगे तो ये हम लिमिट लगा के ही चलेंगे, नहीं तो फिर नहीं आएगा आंसर, याद रखिएगा। अब जैसे जब भी समाकलन करते हैं बच्चों तो पहले कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। वैसे तो आपको बताया था कि मान लीजिए जैसे 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में आपका x ही होगा बच्चों, बाकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर v नॉट बाहर आ जाएगा 0 से t, यहाँ भी dt हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस a बाहर आ जाएगा 0 से t हो जाएगा बच्चों, t dt हो जाएगा। अब इसका एक फार्मूला है, फार्मूला यदि आपसे नहीं बन रहा तो फिर बड़ी गड़बड़ है भाई। मैं आपसे कह दूं कि x का पावर n है, इसका समाकलन क्या होता है, तो इसका होता है n+1 अपान n+1, यानी पावर में जितना रहता है उसमें 1 जुड़ता है। केवल यदि 1 होता तो इसके रिस्पेक्ट में x हो जाता, केवल 1 है और d भी है तो फिर v हो जाएगा, केवल 1 है और dt है तो इसका t हो जाएगा। मतलब 1 का जो समाकलन है जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा। और लिमिट कैसे रखा जाता है बच्चों, ऊपर वाला अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा। यहाँ v नॉट रहने दीजिए। यहाँ पर 1 का समाकलन कितना होगा, तो मैंने कहा था ना, जैसे 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। अब यहाँ पे t है ना, t का t के रिस्पेक्ट में होगा, y का y के रिस्पेक्ट में होगा, z का z के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई साहब क्या होता है, घात में 1 है ना, तो 1 और जोड़ देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी उतना हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना x की पावर n+1 अपान n+1 है ना, x की पावर n+1 अपान n+1। फार्मूला क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना पड़ेगा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। यहाँ पर बच्चों ये विस्थापन है, ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसलिए इसको x नॉट ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपका v नॉट है, अपर लिमिट t-0, ठीक, प्लस बच्चों अपर लिमिट t² अपान 2 माइनस 0² अपान 2, ठीक, खत्म कहानी। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है सर ये तो। ये है बच्चों विस्थापन, आगे हम बात करेंगे x नॉट, यहाँ पर हो जाएगा v नॉट t प्लस यहाँ पर 1/2 बचेगा, एक खत्म, ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 1/2 a है तो a t²। अब बच्चों यहाँ पर किंतु अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे तो ये s आ जाएगा, ये है वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, क्या बच्चों, वस्तु का विस्थापन। और वस्तु का विस्थापन आ गया तो s यहाँ पे रख देंगे, s बराबर v नॉट t प्लस हाफ at²। यही है बच्चों गति का द्वितीय समीकरण। क्या है गति का द्वितीय समीकरण, बताओ बनेगा कि नहीं, कितना सिंपल है। यदि 11th क्लास में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसको नोट्स लेना हो तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिटेल मैंने आपको दे दिया है और व्हाट्सएप में और सारा डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।